नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। किताबों को लेकर शायर इफ्तिखार आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही है। वो कहते हैं कि वही फिराक की बातें, वही हिकायत ए वस्ल, वही फिराक की बातें, वही हिकायत ए वस्ल, नई किताब का एक वरक पुराना था। तो प्यारे दोस्तों, वरक भले ही पुराना हो उस किताब का, लेकिन मेरे हाथों में जो किताब है उसके सभी वर्क नए हैं और उनमें लिखे गए सभी व्यंग्य आलेख भी। इसका नाम है सुनी सुनी आवे हाँसी। इस किताब को लिखा है राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक और हिंदी काव्य मंचों के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री संजय झाला ने। तो आइए इस किताब के एक दो मजेदार व्यंग्य आपको पढ़कर सुनाता हूं। पहला व्यंग्य है मोबाइल अर्थात मोब-इल। मोबाइल अर्थात वो यंत्र जिसने पूरी मॉब को इल कर रखा है या मॉब का ऑयल निकाल रखा है। इस यंत्र ने झूठ बोलने वाले अधकचरे लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष व परिष्कृत किया। मिथ्या वाचन की एक आदर्श आचार संहिता मोबाइल के माध्यम से ही विकसित हुई। इस यंत्र की कृपा व वरदान स्वरूप आदमी गुसलखाने में होता है तो कहता है मैं दवाखाने में हूँ, और बियर बार में होता है तो कहता है मैं हरिद्वार में हूँ। कोई माई या बाप का लाल पकड़ करके तो दिखा दे। एक ज़माना था जब फ़ोन पर ऑपरेटर के माध्यम से बात होती थी। ऑपरेटर नामक ये प्राणी काफ़ी विश्वसनीय एवं भरोसेमंद होता था। कोई बात किसी भी स्तर पर लीक या विकीलीक नहीं होती थी। एक समय था जब लोग इन्हीं बेचारे ऑपरेटरों के ज़रिए लड़कियों से बात करते थे और फ़ोन पर भागने भगाने का कार्यक्रम, जिसे कुछ लोग प्रोग्राम भी कहते हैं, बनाते थे। मोबाइल के इस दौर ने तो ऐसी महान आत्माओं को जन्म दिया जो गोपनीयता भंग करने के अपने परम धर्म का निर्वाह करती है। मोबाइल ने आदमी का मरण किया और संवेदनाओं का क्षरण किया है। बकौल उदय प्रताप जी, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। मोबाइल ने सबसे ज़्यादा हानि प्रेम और प्रेमियों को पहुंचाई। मैं कई ऐसे प्रेमियों को जानता हूं जिन्होंने साहित्य से ओत-प्रोत पत्र लिखने के लिए हिंदी का ट्यूशन लगाया और ट्यूशन के चक्कर में मूल प्रेमिका को छोड़कर ट्यूशन पढ़ाने वाले की बेटी से प्रेम करने लगे। वे भी क्या दिन थे जब प्रेम पत्र प्रेमिका तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग से ज़्यादा प्रेमिकाओं के छोटे भाई या पड़ोसी के बच्चे काम आते थे। ये बच्चे नहीं थे, प्रेमियों के लिए आशा की किरण थे, कालिदास के मेघदूत की तरह। जिन बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट भौतिक रूप से दे दी जाती थी, वे बच्चे प्रतिबद्धता से प्रेम पत्र प्रेमिका के हाथ में देते थे। जिन बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट का कोरा आश्वासन दिया जाता था, वे प्रेम पत्र प्रेमिका के बाप के हाथ में सौंपकर मक्कार प्रेमियों को कूटनीतिक जवाब देते थे। प्रेम पत्र में व्याकरण संबंधी त्रुटि को दूर करने के लिए प्रेमिका का बाप पत्र साहित्य विशारद थानेदार को देता था। थानेदार अपनी कलम दंड से प्रेम पत्र व प्रेमियों के चरित्र दुरुस्त करता था। मोबाइल ने सब सत्यानाश कर दिया। आज आदमी एक एसएमएस टाइप करता है, कॉपी टू ऑल करता है। आज का एसएमएस भर्तृहरि महाराज के दिव्य फल जैसा है। कहते हैं कि भर्तृहरि महाराज को अमरत्व प्रदान करने वाला एक दिव्य फल किसी ने दिया था। महाराज ने महारानी को दे दिया, महारानी ने वो फल अपने महाप्रेमी को दे दिया, महाप्रेमी ने वो फल महाप्रेमिका अर्थात एक वैश्या को दे दिया, वैश्या ने वो अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए पुनः महाराज को दे दिया।
भर्तृहरि महाराज के उसी दिव्य फल ने एसएमएस का रूप धारण कर लिया। एसएमएस चाहे कितना भी गोपनीय हो, दिव्य फल की तरह लौटकर पुनः अपने पास आ ही जाता है। इस एसएमएस ने तो राम रामी, रामा श्यामा और दुआ सलाम पर वज्रपात किया है, लेकिन रिंग टोल ने तो कमाल ही कर दिया। दाह संस्कार और शोक सभाओं में मुन्नी शीलात्मक धुनें धुनधुनाती हैं। मुर्दा अगर रस्सी और मर्यादा में न बंधा हो तो वो नच बलिए की मुद्रा में आ जाए। कॉलर ट्यून आदमी का चरित्र चित्रण करती है। मेरे ऑफिस में बॉस व संस्थापक क्लर्क में तनातनी चलती थी। क्लर्क कैशियर की सीट चाहता था। बॉस की एक आंख पत्थर की थी। बॉस ने बाबू को किसी काम से कॉल किया तो कॉलर ट्यून बजी, तेरे मस्त मस्त दो ने। बॉस ने उस क्लर्क को कैशियर की सीट की जगह चार्ज शीट दी। उसके बाद उसने धुन लगाई, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नज़र हटा ले। फिर बॉस ने उसे चार्ज में बीट दी, पीट दी, फिर रिपीट दी। वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश और मोबाइल की आबादी बराबर होगी। सरकार जिन गरीबों को चावल नहीं दे सकेगी, उनको निःशुल्क सिम देगी। आदमी दाल भात से नहीं तो कम से कम बात से तो पेट भर सकेगा। वो दिन भी दूर नहीं जब मोबाइल किलो के भाव में ठेलों पर बिकेंगे। लोग खाने में सलाद की जगह मोबाइल परोसेंगे। दुनिया हैंडसेट और पल्स रेट में उलझी है। इस मोबाइल ने आदमी को एक नंबर बना दिया है। पहले आदमी एक दूसरे से मिलते थे तो पूछते थे बच्चे कैसे हैं, कितने हैं। आज पूछता है हैंडसेट कैसा है, कितने का है। हम जिंदगी के प्लान की तरह मोबाइल के प्लान की बात करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब आदमी जन्म पत्री और कुंडली मिलाने की जगह हैंडसेट और प्लान मिलाकर शादी ब्याह करेंगे। ये 3rd 4th जनरेशन है। अब मोबाइल से बात करते हुए एक दूसरे की शक्लें भी देखनी पड़ेंगी। बॉस का कॉल रिसीव करने से पहले बाबू बीड़ी बुझाएगा। मैं तो दातून करके प्रेमिकाओं को कॉल करता रहा, इस इम्प्रेशन में कि प्रेमिकाएं तक लहसुन प्याज का मौखिक संदेश नहीं पहुँचे। पता लगा कि गंध पहुँचाने वाली तकनीक अभी विकसित होनी बाकी है। 3G से लाभ बहुत हुए। कोई भी कभी भी किसी को फ़ोन पर चीट नहीं कर सकता है। किसी अंट शंट जगह होने पर कॉलर अगर यह कहना चाहे कि मैं मंदिर में हूँ तो उससे भगवान की फ़ोटो, घंटी और अगरबत्ती साथ लेकर चलनी पड़ती है। मैंने एक परिचित से पूछा, आप 2-2 3-3 मोबाइल रखते हैं किस लिए? वो बोला, दिन भर मोबाइल पे कॉल आते रहते हैं और नहीं आते हैं तो मैं खुद एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर कॉल करता रहता हूँ। ये व्यस्तता का एक नया व्याकरण है। एक समय था जब मोबाइल होना स्टेटस सिंबल था। आज मोबाइल नहीं होना स्टेटस सिंबल है। वो दिन आने वाला है जब लोग मंगलवार की तरह मोबाइल का भी एक दिन का व्रत उपवास रखेंगे। आज मोबाइल के साथ आदमी बिल्कुल अकेला है। आदमी समाज में कैसा फंक्शन कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मोबाइल फंक्शन अच्छे होने चाहिए। दरअसल सुविधाओं ने न केवल आदमी को दुविधा दी है, बल्कि आदमी को रिश्तों, संबंधों, संवेदनाओं से भी अलग कर दिया है। आज संवेदनाओं पर कुछ स्विच बटन भारी हैं जिन्हें दिल की नहीं उंगलियों की आवश्यकता है। वो दिन कब आएगा जब मोबाइल के प्लान की तरह रोटियां भी सस्ती व सहज उपलब्ध होंगी? क्या वो मोबाइल भी आएगा जिसमें बटन दबाते ही एसएमएस की तरह भूखे आदमी तक दाल रोटी पहुंच जाएगी? क्या वो दिन आएगा? आइए एक अंतिम व्यंग्य और। भांति भांति के कदम। आम आदमी के पास कदमों का कोई अन्य विकल्प नहीं होता है। हमारी सरकार के पास भांति भांति के कदम होते हैं, जैसे सामान्य कदम, आवश्यक कदम, ज़रूरी कदम, कड़े कदम, बड़े कदम, सख्त कदम, ठोस कदम आदि आदि। सरकार सभी कदम अपने सुविधे से उठाती है। सरकार हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के कदम उठाती है: आवश्यक कदम, ज़रूरी कदम व ठोस कदम। ये जो सरकार के ठोस कदम होते हैं, ये बर्फ़ के शिलाखंड की तरह ठोस होते हैं। दूसरी वैरायटी के कदम जैसे सख्त कदम, कठोर कदम,
व कड़े कदम सरकार प्रायः पाकिस्तान, चीन, आतंकवादी व विरोधियों के कल्याण के लिए उठाती है। सरकार के पास कदमों का बफर स्टॉक होता है। आवश्यकता के अनुसार वो स्टॉक में से कदम निकाल कर उठा लेती है, लेकिन वो भिन्न भिन्न प्रकार के कदम सामने वालों के कद व दम के हिसाब से उठाती है। सामान्य आदमी द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में साइलेंसर फिट होता है। ऐसे उठने वाले कदम ध्वनि रहित कदम होते हैं, न आहट न आवाज़। लेकिन सरकार के कदमों में नगाड़े, बाजे या सायरन फिट होते हैं। सरकार किसी भी प्रकार का कदम उठाती है तो कदम उठकर खुद ब खुद कहते हैं, तुम्हारा ध्यान किधर है सालो, जबकि मैं उठा चुका हूँ। सरकार महंगाई को कम करने के लिए ठोस कदम उठाती है। पहले किसी भी वस्तु पर 5.25 रुपये बढ़ाती है और ठोस कदमों के अंतर्गत चवन्नी कम कर देती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बिल लाने की बात करते ही ये स्टैंडिंग कमेटी का हवाला देते हैं। कहते हैं हम बिल दे चुके सनम, पर हकीकत क्या है? बकौल ऋतिक रोशन, न तुम जानो न हम। खैर, सरकार का बिल आता है और उसके सिपह सालारों का दिल आता है। एक सिपह सालार एक महिला के साथ कुछ रात्रिकालीन शाश्वत व सार्थक कदम उठाते पकड़े गए। कोर्ट ने कहा, पुलिस वालों कड़े कदम उठाओ। पुलिस वाले कड़े कदम लेने के लिए सरकार के स्टोर कीपर के पास गए। स्टोर कीपर बोला, फिलहाल कड़े कदमों का स्टॉक खत्म हो गया है, मेरे पास केवल सामान्य कदम है, तुम्हें इन्हीं सामान्य कदमों से काम चलाना पड़ेगा। पुलिस वालों ने ज्यों ही सामान्य कदम उठाए, वो हाई कोर्ट के कड़े कदमों के नीचे आ गए। कोर्ट ने सरकार से पूछा, कड़े कदम, सख्त कदम और कठोर कदम स्टॉक में क्यों नहीं है, जबकि सरकार के स्टॉक में 24 घंटे सभी प्रकार के कदम होने चाहिए? सरकार ने बताया कि कठोर व कड़े कदम पार्टी हाई कमान के पास हैं, क्योंकि ऐसे कदमों की उन्हें सख्त आवश्यकता होती है। आला कमान सभी पार्टी शासित राज्यों से ऐसे कदम मंगाकर अपने पास रखता है। कोर्ट ने फिर पूछा, आला कमान को ये कदम क्यों दिए? जी, उन्हें ऐसे कदमों के संग्रहण का शौक है और आवश्यकता भी। कठोर कदम, सख्त कदम, कड़े कदम उठाना उनका प्रिय शगल है, शौक है, पैशन है, हॉबी है। लेकिन हमने तो आला कमान को कभी कड़े कदम उठाते नहीं देखा। ऐसा नहीं है, हमारा आला कमान बहुत सोच समझ कर, विचार कर किफ़ायत से कदम उठाते हैं। जहाँ 4 कदम की आवश्यकता होती है वो 3.25 उठाता है। जहाँ 2 कदमों की आवश्यकता होती है वो 1.5 कदम उठाता है। जहाँ 1 कदम उठाने की आवश्यकता होती है वो कदम नहीं उठाकर भी काम चला लेता है। बस गड़बड़ एक ही जगह होती है, वो इस्लामाबाद के लिए कदम उठाता है तो अहमदाबाद के लिए उठ जाता है। जब सारे कदम आला कमान ही उठाता है तो तुम क्या करते हो? कोर्ट ने पूछा। सरकार बोली, मिलॉर्ड, हम आला कमान के कदम से कदम मिलाते हैं और कदम ताल करते हैं। हमारा आला कमान इतना होशियार दिखाने से भी अपना काम चला लेता है। अगर तुम कड़े कदम आला कमान से नहीं ला सकते तो आवश्यक कदम और ज़रूरी कदम तो तुम्हारे स्टॉक में होंगे, वही उठा लो ताकि तुम मुंह दिखाने लायक तो रह सको। तुम तो मीठे, ऐसे कदम तो हमारे देश में मिलते ही नहीं हैं। मिलॉर्ड, ये कदम हमने अमेरिका से मंगवाए हैं। वहाँ एक कदम कड़े पिल्लर के लिए इतने महंगे कदम नहीं उठा सकते हैं। हमें माफ़ करो, हम आपके कदम पड़ते हैं, छूते हैं, चूमते हैं, जैसा आप स्वीकारें। तो दोस्तों, इस किताब से बस इतना ही। इस किताब का नाम था सुनी सुनी आवे हंसी। इस किताब को लिखा है राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक और हिंदी काव्य मंचों के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री संजय झाला ने। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मोबाइल पर आप कितने ही व्यस्त रहें, पर
किताबें ज़रूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।